देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में हम आपको देश, दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सारी खबरें दिखाएंगे जिसे देखना और जानना आपके लिए जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई है, राजधानी दिल्ली में कहां फूटा कोरोना बम, आंकड़ा 2,98,000 के पार कहां पहुंचा, वहीं अमेरिका में 20,88,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। भारत कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश बचे हैं, अमेरिका, ब्राजील और रशिया। भारत में संक्रमितों की संख्या 4.30 की दर से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 10,990 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 393 मौतें हुई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 8,000 के पार पहुंच गया है। भारत में 2,98,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। इन सब के बीच राहत की खबर ये है कि भारत में कोविड-19 मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ते बढ़ते 49.21 पर पहुंच गया है, जबकि यहाँ मृत्यु दर 1% से भी नीचे है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि देश में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। ICMR के मुताबिक कोरोना का 1% से भी कम आबादी पर असर है। शहरी इलाकों और कंटेनमेंट जोन में असर ज्यादा है। ICMR के मुताबिक देश में बनी टेस्टिंग किट की कमी नहीं है और लगातार टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। We are definitely, India is not in community transmission. दिल्ली में कोरोना टेस्ट कराने वाले 100 लोगों में से करीब 30% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हर आधे घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि एक दिन में कोरोना मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, जबकि 65 मरीजों की मौत हुई है। 36 पुरानी मौत और जोड़ने पर कुल मौत का आंकड़ा 984 से बढ़कर 1,085 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के 34,687 केस हो गए हैं। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 216 है। कोरोना की मौत के आंकड़े को लेकर दिल्ली सरकार और MCD आमने सामने हो गई है। MCD ने दिल्ली सरकार पर मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाते हुए कोरोना संक्रमित शवों के दाह संस्कार के आंकड़े जारी किए। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन जयप्रकाश ने दावा किया है कि 10 जून तक दिल्ली में 2,098 कोरोना पीड़ितों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जबकि दिल्ली सरकार कोरोना से सिर्फ 984 लोगों की मौत की बात कह रही है। गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 22,067 पर पहुंच गया है। एक दिन में यहां 513 नए मरीज मिले हैं। अकेले अहमदाबाद में 330 केस मिले हैं। अहमदाबाद में 15,635 पॉजिटिव केस हैं। एक दिन में यहां 38 मौतें हुई हैं। इस तरह गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 1,385 पर पहुंच गया है। 15,109 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में राज्य में 238 केस मिले हैं। इस तरह अब राजस्थान में कोरोना के 11,838 केस हो गए हैं, जिसमें अकेले जयपुर में 2,449 जबकि जोधपुर में 2,047 पॉजिटिव केस हैं। 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। इस तरह यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 265 पर पहुंच गया है। दक्षिण भारत में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा तमिलनाडु पर टूटा है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 1,875 केस मिले हैं। इस तरह अब राज्य में 38,716 मरीज हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 27,398 केस हैं, जबकि यहाँ एक दिन में 23 मौतें हुई हैं। अब यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 349 पर पहुँच गया है। कर्नाटक में 6,245 जबकि आंध्र प्रदेश में 5,429 संक्रमित हैं। दुनिया भर में कोरोना के 75,82,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। 33,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 4,23,000 मौतें हो गई हैं। अकेले ब्राजील में 8,05,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि रूस में 5,02,000 से ज्यादा मरीज हैं। ब्राजील और ब्रिटेन में 41,000 से ज्यादा मौत हो गई है। पेरू, ईरान, मैक्सिको और पाकिस्तान जैसे देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है। अमेरिका में एक दिन में 22,600 से ज्यादा केस मिले हैं। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,16,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में 11,59,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 16,800 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर है।
कोरोना संकट को लेकर राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर शह और मात का खेल लगातार जारी है। मरीजों की बदहाली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वहीं पठानकोट में लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। आपको बता दें कि असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी आग की जांच के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए सरगर्मी तेज है। कांग्रेस विधायक को जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में ठहराया गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों से मिलने होटल पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस विधायक एकजुट हैं। वहीं विधायकों के साथ होने वाली केसी वेणुगोपाल की बैठक टल गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी कोरोना वायरस संकट के चलते वैश्विक व्यवस्था के नए सिरे से आकार लेने की संभावना पर अमेरिका के पूर्व विदेश उप मंत्री निकोलस बर्न से बातचीत की है। दोनों की बातचीत का वीडियो आज सुबह 10 बजे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी होगा। राहुल गांधी कोरोना के संकट से निपटने के तरीकों को लेकर अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के रोगियों के उपचार और अस्पताल में शवों को गरिमापूर्ण तरीके से संभालने और उनके अंतिम संस्कार से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की 3 सदस्यीय खंडपीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार में हो रही देरी पर आदेश जारी किए थे। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। कई निजी कंपनियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि कंपनियों को 54 दिन में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह देनी होगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया गया। INS शार्दुल के जरिए 233 भारतीयों को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से गुजरात की पोरबंदर बंदरगाह लाया गया। पोत पर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, राशन और PPE, फेस मास्क और अन्य उपकरणों की समुचित व्यवस्था की गई थी। पंजाब पुलिस ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी का नाम आमिर हुसैन वानी और वसीम अहसल वानी है। गिरफ्तार आतंकियों से 10 ग्रेनेड, AK-47, 2 मैगजीन, 60 कारतूस बरामद किए गए। आतंकियों से पूछताछ में सामने आया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व कांस्टेबल इशफाक अहमद डार उर्फ बशीर अहमद खान ने उन्हें पंजाब से इन हथियारों की खेप लाने के लिए कहा था। पूर्व कांस्टेबल 2017 से फरार है और मौजूदा समय में घाटी में लश्कर का सक्रिय आतंकी है। असम में तिनसुकिया जिले के बागजंग तेल कुएं में लगी आग के कारणों को जानने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के महानिदेशक SCL दास, ONCG के पूर्व अध्यक्ष BC बोरा और ONCG के पूर्व निदेशक TK सेन गुप्ता शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के इस तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए सेना तैनात हो गई है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस घटना में 7000 लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय शिक्षण संस्थानों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर मापने वाले नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 की घोषणा कर दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में JNU टॉप पर है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास का पहला, IISc बेंगलुरु को दूसरा और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पानी की कमी के चलते एक ऊंट की मौत हो गई। ये ऊंट पानी की तलाश में भटक रहा था और अंततः एक सूखे कुंड के पास जाकर उसने दम तोड़ दिया। घटना बाड़मेर जिले के बागथल गांव की है। जो ऊंट बिना पानी के ही कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, यहाँ उसी ने प्यास की वजह से दम तोड़ दिया। इस ऊंट के बच्चे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि गांव में पानी की भयंकर किल्लत है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, जहां कोरोना की वजह से विस्फोटक हालात हो गए हैं। राज्य में करीब 1 लाख संक्रमित हो गए हैं। अकेले मुंबई में 54,000 ज्यादा संक्रमित हैं। आपको बता दें, मुंबई की सड़कों पर बेस्ट की बसें दौड़ रही हैं, लेकिन राह में 1000 मुश्किलें हैं। हम आपको दिखाते हैं मुंबई की और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरें टॉप 9 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही है। देश में सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3607 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कुल मौतों का आंकड़ा 3590 पर पहुंच गया है और कोरोना के कुल केस की तादाद 97,648 हो गई है।
मुंबई में पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो 1418 नए मामले सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 1954 पर पहुंच गया है, जबकि मुंबई में 54,085 संक्रमित हैं। वहीं 24,209 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मुंबई में अभी कोरोना के कारण 798 कंटेनमेंट जोन हैं। इन सबके बीच बीएमसी ने दावा किया है कि मुंबई में कोरोना पॉजिटिव का डबलिंग रेट कम हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुणे के हिंजवादी में कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 504 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय 10,882 मरीज हैं, जबकि कोरोना से 447 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के मरीन ड्राइव में 50 सेगवेज की तैनाती का उद्घाटन किया। मकसद कोरोना संकट के बीच सुरक्षा तैयारियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक वर्ली, बांद्रा, जुहू और वर्सोवा में भी नवीनतम सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को तैनात करने की योजना पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मुंबई में बेस्ट की बसें चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन सड़कों पर जो बसें दौड़ रही हैं, उनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी घट गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की कमी के चलते बसों के परिचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके कारण बेस्ट उपक्रम ने गैर हाजिर रहने वाले 600 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग क्वारंटीन सेंटर में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं हॉल में कोरोना के मरीज बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया नाम से वीडियो खूब लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि वीडियो कहां का है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार की कुछ दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बाजार के अंदर 4 स्टॉल्स पर लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग किन वजहों से लगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने को कहा। दरअसल 2 याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट से इस मामले में सीबीआई या एनआई से जांच कराने की मांग की गई। याचिकाएं साधुओं के परिजनों और जूना अखाड़ा ने दाखिल की हैं। कोल्हापुर के कारोबारियों ने चीन के 3,000 वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। कारोबारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि देश में चीनी वस्तुएं न आ पाएं। लखनऊ में पूर्व आईपीएस पर आखिर एफआईआर क्यों हुई? किस बीजेपी विधायक ने डॉक्टर को कहा तेरे बाप का क्या है अस्पताल? और इसके साथ ही यूपी उत्तराखंड की कोरोना अपडेट से लेकर तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 480 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 24 लोगों की मौत हो गई, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 345 हो गया है। हालांकि अच्छी बात ये है कि एक दिन में राज्य में 321 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अभी तक कुल 7,292 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग 4,500 केस एक्टिव हैं। गुरुवार को सबसे ज्यादा कानपुर में 44, गौतम बुद्ध नगर जिले में 41 मामले दर्ज किए गए। वहीं उत्तराखंड में एक दिन में 93 नए मामलों के साथ अब तक राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1655 हो गई है। यूपी के बलरामपुर में कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में शव को ले जाने के मामले में 4 नगर पालिका कर्मचारी समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएमएसपी ने पूरे मामले की जांच बैठाई है। दरअसल उतरौला तहसील के गेट पर एक शख्स की तबीयत अचानक खराब हुई और उसकी मौत हो गई। मृतक की कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका कर्मचारियों ने शव को कूड़े वाली गाड़ी में लादकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया था। आज से यूपी में बीजेपी का संपर्क संवाद अभियान शुरू होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने के मौके पर मोदी और योगी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीजेपी वर्चुअल जनसंवाद करेगी। लखनऊ में पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ट्विटर पर सरकार विरोधी भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुख्य सचिव पर कोरोना टेस्ट को लेकर डीएम को हड़काने की फर्जी खबर पोस्ट की थी। सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि नो कोरोना नो टेस्ट वाली बात पर मैं सरकार से निरंतर सवाल पूछता रहूंगा।
नोएडा में 2 पुलिस कर्मियों की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला फेज 3 के वाजिदपुर गांव का है। आरोप है कि बुधवार रात अनिल यादव अपने घर के बाहर बैठा था कि तभी नशे में धुत ये दोनों पुलिसकर्मी आए और पीड़ित से मारपीट करने लगे। इस दौरान पीड़ित बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हमीरपुर में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां जरिया थाने के पथखुरी गांव में लाठी डंडों से लैस दबंगों ने घर में धावा बोल दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस हमले में कई महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के पीछे जमीन का विवाद है। इटावा के भरथना में बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया पर डॉक्टर से अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई दी और कहा कि डॉक्टर ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं गुस्से में आ गई थी। आप भी सुनिए ये ऑडियो। तुमने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल रखा है? नहीं। तेरी बात का अस्पताल है क्या? यूपी के बरेली में बिजली विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार गर्ग की हत्या की कोशिश की गई है। गर्ग पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और फिर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि उनके ऑफिस में काम करने वाले बाबू राजीव नारायण तिवारी ने ये हमला किया है। काम में लापरवाही को लेकर इंजीनियर ने बाबू के खिलाफ शिकायत की थी। यूपी के मुरादाबाद में नवी वाहिनी पीएससी में 5 महीने के प्रशिक्षण के बाद 199 महिला सिपाहियों की 3 दिवसीय जंगल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बुधवार को पहले दिन जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। पहले दिन महिला रिक्रूटों को जंगल के ऐसे एरिया में सर्च अभियान चलाना बताया गया जहां नक्सली और आतंकी छिपे होते हैं। क्या है बिहार के शिक्षक भर्तियों के लिए खुशी खबर और कहां पर ग्रामीणों ने खुद उठाया क्वारंटीन सेंटर के खर्च का जिम्मा। बिहार में कब होगी मानसून की दस्तक, हम आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार के सरकारी माध्यमिक उच्च विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन के तहत अंतिम रूप से चयनित 30,020 शिक्षक अभ्यर्थियों को अगले माह नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने गुरुवार शाम मार्च आखिर में कोरोना संक्रमण की वजह से रोकी गई नियोजन प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 20 जून को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन, 14 जुलाई को नगर निकायों और 15 जुलाई को जिला परिषद में नियोजन पत्रों का वितरण होगा। बिहार में 11,919 हाई स्कूल और 18,101 +2 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। बिहार में गुरुवार को कोरोना की 250 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,948 हो गई है, जबकि अब तक कुल 3,086 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 34 कोरोना पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। सूबे के सभी 38 जिलों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग कुछ नियमों में बदलाव कर रहा है। अब संदिग्ध मरीज का सैंपल क्षेत्र में जाकर लिया जाएगा, न कि क्वारंटाइन सेंटर में। वहीं यदि रोगी में 10 दिन तक बीमारी के लक्षण नहीं नजर आते तो बगैर जांच के भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकेगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में 48 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में 1,599 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। अब तक 8 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 961 सक्रिय मामले हैं। वहीं 630 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई थी कि 15 जून तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1500 से पार हो जाएगी, लेकिन 11 जून को ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1599 हो गई है। बिहार के सासाराम में जब सरकारी स्तर पर क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं हुई तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही क्वारंटीन सेंटर के खर्च का भार उठा लिया। गांव वालों ने बाहर से आए 56 लोगों को गांव के ही एक स्कूल में अपने स्तर पर क्वारंटीन कर दिया। गुरुवार को इस सेंटर से सभी को उनके घर विदा किया गया। इसके लिए बाकायदा विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया था। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव ने गुरुवार को रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसके बाद तेजस्वी ने मजदूरों के मामले को लेकर जहां सोरेन की तारीफ की, वहीं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना भी की। इसके पूर्व उन्होंने रिम्स में अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। झारखंड के दुमका से 1500 मजदूर बॉर्डर पर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए आज रवाना होंगे। सभी मजदूरों को एक विशेष ट्रेन से सीमावर्ती इलाकों में भेजा जाएगा। मजदूरों को ले जा रहे इस ट्रेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने राज्य में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी। बिहार में अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक दे देगी। मौसम विज्ञान के मुताबिक पूर्णिया में 13 जून को मानसून के पहुंचने के आसार हैं। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में यह पटना, गया और राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार की पहचान मधुबनी पेंटिंग ने चीन में अपनी धमक दर्ज कराई है। चीन की प्रतिष्ठित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक कला प्रदर्शनी में विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला को भारत की ओर से प्रदर्शित किया गया। इसमें भगवान शिव, पार्वती और राष्ट्रीय पक्षी मोर के चित्र को उकेरा गया है, जिसे कला प्रेमी विदेशी और चीनी लोगों ने खूब पसंद किया। केवल 3 दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां ने कैसे दी कोरोना को मात। इंदौर और भोपाल वासियों के लिए अच्छी खबर क्या आई है, और आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 9 नए मेहमान की पहली झलक कैसी है। तो आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 9 बड़ी खबरें। टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश में गुरुवार को 192 नए मरीज सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा भोपाल में 85, इंदौर में 41 और उज्जैन में 14 मामले हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 10,241 हो गई है, जबकि एक दिन में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिनमें इंदौर में 2, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में एक मरीज की मौत हुई, जिससे कुल मौतें 431 हो गई हैं। हालांकि गुरुवार को 150 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। राज्य में अब तक 7,042 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 136 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,398 हो गई है, जबकि 421 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार बंदी रहेगी। गुरुवार को प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जेपी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में आए मरीजों को इलाज नहीं मिलने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। लॉकडाउन के बाद इंदौर में दुकान और बाजार खोल दिए गए, लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें अभी ऑड और इवन के तौर पर खोली जाएंगी। साथ ही जरूरी मापदंड भी अपनाए जाएंगे, मसलन पर्सनल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क अनिवार्य होगा। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार शाम ट्विटर पर यह जानकारी दी। दोनों को सोमवार को कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। बीजेपी में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हो गई हो, लेकिन महाराज के गृह जिले में ही बीजेपी के कुछ नेता और समर्थकों को ये रास नहीं आ रहा। इसकी एक बानगी गुरुवार को ग्वालियर में बीजेपी की एक होर्डिंग में देखने को मिली, जहां होर्डिंग में तीसरी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर गायब मिली। मध्य प्रदेश के मुरैना में पूर्व मंत्री लाखन सिंह की मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। इस दौरान कांग्रेस नेता के समर्थकों ने हथियार भी लहराए। दरअसल लाखन सिंह यादव जौरा विधानसभा में मीटिंग लेने पहुंचे थे। इस दौरान मुंगावली और जौरा के विधानसभा टिकट के दावेदार भारी संख्या में अपने समर्थकों को लेकर वहां पहुंच गए। जबलपुर के भेड़ा घाट में रेत माफिया ने एक युवक की हत्या कर दी। ये घटना लम्हेटा घाट की बताई जा रही है, जहां देर रात रेत माफिया ने स्वदीप पटेल नाम के एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इंदौर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपियों के कब्जे से 37 अवैध हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी खरगोन जिले के अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। ये इंदौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में अवैध हथियारों की तस्करी करते थे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 6 नए बाघ शावकों और 3 तेंदुए शावकों की आमद पाई गई है। गश्ती के दौरान के ट्रैप कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने बताया कि सभी टाइगर शावकों की उम्र 3 से 5 माह है, जबकि तेंदुए शावकों की उम्र 1 हफ्ते से भी कम है। वहीं 2 साल पहले मध्य प्रदेश से ओडिशा गई सुंदरी नाम की बाघिन को अब ओडिशा सरकार लौटाना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। और अब देश के अन्य राज्यों की तमाम छोटी बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य।
हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 389 नए केस मिले हैं। अकेले गुरुग्राम में 191 जबकि फरीदाबाद में 74 केस मिले हैं। इस तरह हरियाणा में आंकड़ा 5,968 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 12 मौतें हुई हैं। हरियाणा में मरने वालों का आंकड़ा 64 पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 440 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही बंगाल में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,768 पर पहुंच गया है, जबकि 10 मौत हुई है। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 442 पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में एक्टिव केस 5,338 हैं। अकेले कोलकाता में 3,245 केस हैं। दारुल उलूम देवबंद ने हालात और मजबूरी को देखते हुए सैनिटाइजर के प्रयोग को सही बताया है। फतवे में बताया गया है कि देश में इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है और ऐसे में मस्जिदों के अंदर सैनिटाइजर का छिड़काव, हाथों पर सैनिटाइजर लगा होने के बावजूद वजू कर लेना, मस्जिदों के फर्श को सैनिटाइज करना मजबूरी के तहत दुरुस्त है। इससे पहले बरेली से जारी फतवे में सैनिटाइजर के प्रयोग को नाजायज करार दिया गया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की महिला मोर्चा ने सब्यसाची दत्ता पर हुए आक्रमण के विरोध में मार्च निकाला। इस दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। मार्च के दौरान महिलाओं ने मास्क भी नहीं लगाए थे। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बंगाल में बीजेपी के नेता और विधायक सब्यसाची दत्ता से हाथापाई और झड़प हुई थी, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया था। हैदराबाद का गांधी अस्पताल एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा है। आमिर नाम के एक शख्स ने अस्पताल में अपने भाई के शव के गायब होने का आरोप लगाया है। भाई का शव वापस पाने के लिए आमिर खान ने स्थानीय प्रशासन सहित मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि कुछ दिन पहले गांधी अस्पताल के प्रशासन पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उनके पति का शव गायब हो गया है। दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित एक रसायन गोदाम में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। हैदराबाद की गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि वह हड़ताल जारी रखेंगे। दरअसल अस्पताल में कोरोना वायरस मरीज की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद से अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने घटना का विरोध करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। उत्तराखंड में चमोली प्रशासन ने गुरुवार से भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए लोगों को अनुमति दे दी है। इसके लिए बकायदा गाइडलाइन जारी की गई हैं। फिलहाल बद्रीनाथ के दर्शन की अनुमति सिर्फ 3 गांव बामड़ी, माणा और नगर पंचायत बद्रीनाथ के लोगों को दी गई है। मुख्य द्वार के मचान से ही दर्शन की व्यवस्था होगी। निःशुल्क टोकन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। ये व्यवस्था 30 जून तक रहेगी। 15 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले थे, लेकिन दर्शन की अनुमति नहीं थी। आंध्र प्रदेश की तिरुपति के तिरुमला पर्वतों पर स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान बालाजी मंदिर के कपाट 82 दिनों बाद गुरुवार को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। फिलहाल रोजाना 3000 श्रद्धालु ही भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। केश दान करते समय कोरोना संक्रमण से बचने के लिए श्रद्धालु मास्क पहने रखे हैं और मुंडन कर्मचारी पीपीई किट पहनकर मुंडन कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।